प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन पार्ट 7 के लिए डिजिलेशंस ऑफ नवांकुर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। पैमाने के प्रतिफल। देखिए, साधन के प्रतिफल आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से भी जाना जाता था। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अल्पकाल में लागू होता है और केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना, उससे उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रक्रिया हम परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दीर्घकाल। दीर्घकाल में जो परिवर्तन को पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम पैमाने के प्रतिफल। इतना ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। वहाँ पर अल्पकाल में जो अध्ययन किया जा रहा था, परिवर्तन हो रहा था उत्पादन में, इसलिए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ पर जो है दीर्घकाल है। दीर्घकाल में जो उत्पादन में परिवर्तन होगा उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। स्थिति वही की वही रहेगी कि एक फर्म जो है जो दीर्घकाल में कार्य कर रही है, दीर्घकाल इतनी अधिक समय अवधि होती है कि उसमें फर्म को अपने दोनों प्रकार के साधन, स्थायी साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों प्रकार के साधनों में पूर्ण रूप से परिवर्तन करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, अब पर्याप्त समय मिल जाता है तो फर्म क्या करती है? उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों में परिवर्तन करती है, वृद्धि करती है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो होता क्या है, फर्म यह विशेष ध्यान रखती है कि परिवर्तनशील और स्थिर दोनों प्रकार के जो साधनों परिवर्तन करके वृद्धि की जा रही है, उस वृद्धि या संयोग से उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उत्पादन की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा, भाई उत्पादन की मात्रा का प्रभाव जो है पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाएगा। पैमाने के प्रतिफल का मतलब होता है कि एक फर्म के पास इतना समय है कि वह अपना जो पैमाना है, स्केल है, उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है, उसमें विस्तार कर सकती है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दीर्घकाल लिखा हुआ है स्क्रीन पर, फर्म का उत्पादन लिखा हुआ है, यहीं पे मान्यताएं भी लिख दी हैं। तो पहले हम पैमाने के प्रतिफल को समझ चुके हैं, उसको एक बार और बोल दूं यदि आपको समझ में ना आया तो शुद्ध भाषा में या साधारण भाषा में, कि पैमाने के प्रतिफल से आशा है कि दीर्घकाल में जब एक फर्म को अधिकतम लाभ कमाना होता है और यदि वह अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो उसके पास इतना पर्याप्त समय होता है, वह अपने उत्पादन के लिए परिवर्तनशील और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के साधनों में परिवर्तन या वृद्धि करके एक संयोग के द्वारा जो उत्पादन प्राप्त करती है, उसे ही हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से जानते हैं। यह दीर्घकाल में लागू होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी मान्यताएं यहीं पे मैं बोल दूं एक बार। मान्यताएं क्या लिखी हैं? साहस के अतिरिक्त सभी साधन क्या मानेगा? यहाँ पर परिवर्तनशील मानेगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो परिवर्तनशील नहीं मानी गई है। और उत्पादन का तो मापन किया जा सकता है। और आप देखते हैं कि बाजार में जो है किस प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। फर्म जो है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कार्य कर रही होती है। तो ये इसकी 4 मान्यताएं थी कि साहस के अलावा जो है अन्य सभी साधन दीर्घकाल में क्या मान लिए? परिवर्तनशील मान लिए। इतना ध्यान रखना कि साहस को परिवर्तनशील नहीं माना यहाँ पर। साहस कौन? साहस ही तो स्थिर रहेगा, वो तो बदल तो जाएगा नहीं। क्या एक ही व्यक्ति उद्यमी होता है, उसका दूसरा मालिक आसानी से परिवर्तित नहीं होता या बदलता नहीं। फिर किसी प्रकार की तकनीक में परिवर्तन होगा ही नहीं, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। दूसरी मान्यता के रूप में उत्पादन भौतिक इकाइयों में मापा जाता है, ना कि मुद्रा के रूप में, इसका भी ध्यान रखना है। और अर्थव्यवस्था में या बाजार में किस प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में फर्म जो है अपना उत्पादन बेच रही होती है। ठीक है, तो ये पैमाने के प्रतिफल प्रस्तुत किए गए हैं स्क्रीन पर। अब पैमाने के प्रतिफल की कुछ परिभाषा है, उस परिभाषा के माध्यम से भी आप उसको समझ सकते हैं। देखते हैं हम क्या लिखा है। उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उन्हें पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। पैमाने के प्रतिफल जो है दीर्घकाल से संबंधित होते हैं।
ठीक है। अब देखो प्रोफेसर वाटसन के अनुसार भी पैमाने के प्रतिफलों को प्रस्तुत किया गया हो। क्या कहते हैं पैमाने के प्रतिफल क्या है उनके अनुसार। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा परिभाषा और उसका जो अर्थ लिखा है परिभाषा के लिए थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अपनी भाषा में आप ध्यान रखना कि दीर्घकाल में एक फर्म यदि अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहती है तो उसके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वह अपने स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों में परिवर्तन या वृद्धि करके इस प्रकार से उसमें एक संयोग स्थापित करती है कि उससे जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा वही उत्पादन पर प्रभाव है ना पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, मान्यताएं फिर इसको लिख लेना आप। फिर पैमाने के प्रतिफल की अवस्था है वही अवस्था है। देखिए आप पहले परिवर्तनशील अनुपातों के लिए 3 नियम हमने पढ़े हुए थे, वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। और उसके बाद उसी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की हमने 3 अवस्थाएं पड़ी हुई थी, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। इसी प्रकार से जो है पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं भी हैं, सेम उसी प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। लिखा है वैसे अपनी भाषा में उसको समझना है। लिखा है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में जो उदाहरण दिया था उसी जैसा समान है, केवल यहाँ दीर्घकाल से संबंध है और दीर्घकाल के साथ साथ सभी साधनों में परिवर्तन हो सकता। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि पहली अवस्था वह अवस्था होती है जब एक फर्म जो है उत्पादन में वृद्धि के लिए सभी प्रकार के स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में जो वृद्धि करती है उस वृद्धि की तुलना में उत्पादन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इसको है ना बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसमें कहा जाए तो यदि फर्म जो है साधनों में 20% वृद्धि करती है तो जिससे उत्पादन की मात्रा में 30% वृद्धि हो जाए, तो जो अतिरिक्त 10% वृद्धि होती है उसे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी अवस्था स्थिर प्रतिफल, सेम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार है कि एक फर्म जो है अल्प दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में जो वृद्धि करती है ठीक उसी अनुपात में जो है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होगा या समान परिवर्तन होने की स्थिति को स्थिर प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। फिर तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था वैसे है कि फर्म जो है उत्पादन के साधनों में हो सकता है कि 10% वृद्धि करे लेकिन उससे उत्पादन की मात्रा में केवल 7% या 5% अर्थात साधनों की मात्रा में की गई वृद्धि से कम वृद्धि होती है, तो इसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। ये तीनों अवस्थाएं आप यहाँ पे ध्यान रखना कि वहां पर जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत केवल परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करने से 3 अवस्थाएं प्राप्त होती थी, लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार के साधनों में वृद्धि करने से वही 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। ये लिखे हुए हैं पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग टू स्केल, पैमाने बढ़ते घटते और स्थिर प्रतिफल की अवस्थाएं। ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। तीनों प्रकार की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है और देखिए आप उसमें एक उदाहरण के माध्यम से वही लिखा है 20%, 25% या 20%, 15, 10। तो आप इस अंक के माध्यम से या प्रतिशत के माध्यम से भी बहुत आसानी से इस परिणाम को या प्रतिफल को समझ सकते हैं। धन्यवाद।